Today we will study about the respiration. That is another life process in our body or in our living things. Respiration. First of all, we will study about the definition of the respiration. What is respiration? Respiration क्या है? जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेना। अगर कोई कहता है कि रेस्पिरेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि हम सांस जो लेते हैं वही रेस्पिरेशन है। बट रेस्पिरेशन, सांस लेना क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। सांस लेना एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। तो ये कौन सा केमिकल प्रोसेस है? रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच energy is released from the food particles in our body or in our cells. यानी रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी हमें कहां से रिलीज होती है, कहां से मिलती है? फ्रॉम फूड। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है डाइजेशन में कि डाइजेशन में जो हमारा फूड है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन होता है एंड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी देता है। तो ये जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये क्या है? रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड from the food particles। तो ये जो respiration है at the presence of oxygen it is of two types। यानी जो respiration होता है ये ऑक्सीजन के उपस्थित में होता है, यानी प्रेजेंस में होता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है। यानी जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रिलीज होती है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रिलीज होती है। तो ये रेस्पिरेशन जो अगर हम देखें यहाँ पे तो डेफिनेशन के बाद, तो रेस्पिरेशन जो है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड होता है एनएरोबिक। यानी रेस्पिरेशन जो है ये टू टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? Aerobic means here in the presence of air, especially in the presence of oxygen. It means that mode of respiration which takes place in the presence of oxygen. In the presence of oxygen, यानी वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। यू कैन से दैट, यू कैन डिफाइन aerobic respiration is that mode of respiration in which oxygen is required to release energy from the food particles। तो आप लिख सकते हैं कि aerobic respiration is that mode of respiration in which oxygen is required oxygen is required to release energy। यानी ये वो प्रक्रिया है रेस्पिरेशन की जिसमें एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है।
This type of respiration means aerobic respiration takes place in all plants, is most of the plants, most of the animals. Most of the animals में, most of the plants में aerobic respiration, आज जो green plants होते हैं उनमें सब में aerobic respiration होता है। और anaerobic respiration क्या है? Anaerobic respiration is that mode of respiration in which no need of oxygen, in which oxygen is not required to release energy from food particles. You can say that anaerobic respiration is that mode of respiration in which oxygen is not required. Oxygen is not required to release energy from food particles. तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है ये सम बैक्टीरिया में होता है एंड सम फंगस, जैसे ईस्ट है आपका, तो उसमें होता है। इसलिए इसको एक अदर नेम यहाँ पे टर्म देते हैं इसको फर्मेंटेशन। इसको हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड anaerobic respiration, then you will write then you can say that aerobic respiration takes place in the presence of oxygen and anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. In this type of respiration oxygen is necessary, there is no need of oxygen in this type of reaction. It takes place in the most of the plants, most of the animals. It takes place, for example, you can say here only some bacteria and fungus, for example yeast. तो ये तो हो गया आपका ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है in the presence of oxygen, on the basis of oxygen. अब देखोगे जो रेस्पिरेशन होता है, this respiration again further can be classified into external respiration and internal respiration. For example, breathing. So there is a term breathing. So what is difference between breathing and respiration? Breathing is a physical process in which inhalation and exhalation, inhalation and exhalation. तो ये inhalation क्या है? To take air inside the body, यानी बॉडी के अंदर एयर को लेना, तो ये क्या है? inhalation. और बॉडी से एयर को बाहर निकालना, that is exhalation. तो यानी जो आप ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, तो सांस को जब आप हवा को अंदर लेते हो तो वो क्या है? इनहेलेशन। और जब आप बाहर निकालते हो एयर को तो वो क्या है? एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इनटू द बॉडी। तो बॉडी में हवा को लेना और फिर उसको बाहर निकालना, दैट इज द ब्रीदिंग। ये सांस लेना जिसको आप बोलते हैं वो ब्रीदिंग है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस बिकॉज देयर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी ब्रीदिंग में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, केवल हवा अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, एंड दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, है कि नहीं? एंड व्हाट इज द ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग्स? यू नो, normal the breathing rate is 15 to 18 per minute. यानी एक अगर हम कहें कि हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ पर्सन, एक एडल्ट पर्सन जो है एक मिनट में कितनी बार वो सांस लेता है, दैट इज 15 to 18 मिनट्स।
and the air, the volume of the air which is consumed to from in one inhalation, that is 500 milliliter. 500 liter of air is inhalated in one breathing. यानी एक बार जब आप सांस लेते हो तो नॉर्मली हम 500 मिलीलीटर एयर कंज्यूम करते हैं. एंड यू नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. और हमें जो गैस है जिसमें हमें ब्रीदिंग से मतलब है, दैट इज ऑक्सीजन. एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 21 इन द एयर. नॉर्मल एयर द ऑक्सीजन परसेंटेज इज 21. तो जब हम लोग ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी वो अंदर लेते हैं, जैसे ही आपके लंग्स में ये एयर जाती है, तो इसमें होता क्या है कि ये 21% जो एयर है टोटल का टोटल हम कंज्यूम नहीं करते ऑक्सीजन को. 21 से जब हम एक्सहेल करेंगे तो ऑक्सीजन जो है ये 0% नहीं होगा. दैट इज अबाउट 16%. यानी जब हम जो एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो कितना हो जाता है? 16%. यानी जब हम लेते हैं एयर को अंदर करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 होता है, और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो हो जाता है आफ्टर एक्सहेलेशन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज 16%. तो ये जो 5%, 4 to 5% जो ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर रहे हो, वही ऑक्सीजन जो है जा करके ये ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, और ब्लड में डिसॉल्व होकर के ये ऑल पार्ट्स यानी बॉडी के ऑल पार्ट्स में, ऑल सेल्स में जाती है, और वहां पे होता है रेस्पिरेशन. यानी केमिकल प्रोसेस जो होता है वो होता है. तो यहां पे हमें ध्यान देना है. आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफाइन रेस्पिरेशन, एंड define anaerobic respiration, define aerobic respiration. What is difference between aerobic respiration and anaerobic respiration? What is breathing, breathing rate, what is the percentage of oxygen in air, exhaled air, inhaled air? You know here. अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इसमें आपका रेस्पिरेशन है ये ह्यूमन बीइंग्स में. इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन अगर हम बात करें तो द रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय organ and organ system. The performance of respiration is performed by an organ system in human beings, that is known as respiratory system. That is known as respiratory system. जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा फूड का डाइजेशन था, वो डाइजेशन जो है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा परफॉर्म होता था, जिसमें आपका माउथ से लेकर के एनस तक के वहां पे सिस्टम लगे हुए. वैसे ही यहाँ पे भी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से परफॉर्म होता है, एंड दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्ट फ्रॉम आवर नेजल कैविटी और बैकल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, आपके लंग्स हो गए, ये आपका ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, एल्वियोलस हो गया, और ये डायफ्राम और ये रिब्स. ये सब मिला करके जो मेन पार्ट्स हैं आपके इसमें, जैसे आपका नेजल कैविटी हो गया, फिर आपका लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया जिसको लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स जहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं या श्वसन नली कहते हैं, और ये जो आपके जो ट्रैकिया है ये जहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, अगर इसको प्लूरल है दोनों पार्ट को मिला के बोलेंगे तो ब्रांकी बोलते हैं, एक सिंगुलर को बोलेंगे तो ब्रांकस बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स लाइक नेजल कैविटी, nostrils, nasal cavity,
फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। तो ये आपका है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज नोज। ये हमारा स्टार्ट कहां से होता है? नोज से। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ एयर होता है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द स्टोमेटा। कहां से होता है? स्टोमेटा। दे आर वेरी स्मॉल ओपनिंग इन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो नोज आप जानते हो, नोज देयर आर टू होल्स इन आवर नोज दैट इज नोन एज नॉस्ट्रिल्स। ये जो आपके दोनों छिद्र हैं, होल है, जहां से आप एयर को इनहेल करते हो, उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ये जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं दे आर द ओपनिंग ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहीं से एयर हमारे बॉडी में एंटर करती है। और आप जानते हो कि देयर इज अ लाइनिंग ऑफ हेयर्स। यहां पे नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, है कि नहीं? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज हेयर्स? इन हेयर्स का फंक्शन क्या है? और इसमें एक तो हो गया हेयर, और दूसरा हो गया यहां पे म्यूकस। म्यूकस, ये जो हेयर होता है ये क्या करता है? दिस हेयर एंड दिस म्यूकस prevent to enter the foreign particles or pathogen particles into the respiratory system like dust particles or bacteria. ये जो हेयर होते हैं ये क्या करते हैं? they trap the dust particles or foreign particles to enter in the respiratory system. यानी ये जो हेयर है, ये जो म्यूकस है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ होता है, ये उसको क्या करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे बैक्टीरिया है, कोई कीटाणु है, पैथोजेंस हैं, वो उनको क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर नहीं करने देते हैं। तो ये इनका फंक्शन है। और अगेन ये जो यहाँ पे ये जो म्यूकस है, ये जो एयर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। तो यहां से एयर जो है ये नेजल चैम्बर से यहां पे आती है, कहां पे? फायरिंग्स में। ये जो आपका फायरिंग्स होता है ये कॉमन पार्ट होता है माउथ कैविटी, यानी माउथ का, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, और ये नेजल कैविटी जो होती है, ये दोनों का कॉमन जो पार्ट है उसको बोलते हैं फायरिंग्स। यानी बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों जाके कहां ओपन होते हैं? ये होते हैं कहां पे? फायरिंग्स में। अब यहां पे फायरिंग्स में, यहां पे आप देखो, इसमें जो ट्यूब है ये आपकी, यहां पे इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, जहां पे ये दोनों अलग अलग होते हैं। यानी अगर आप देखो ऐसे, तो ये जो ऐसे दो पार्ट होते हैं, यहां से तो एक ही पार्ट आया, लेकिन यहां से ये दो पार्ट हो जाते हैं। एक ट्रैकिया वाला पार्ट, दूसरा जो है वो फूड पाइप, यानी आपका आइसोफेगस। यानी एक तो श्वसन नली हो गया, दूसरा क्या हो गया? आहार नली। ठीक है? तो होता क्या है, यहां पे ये लिड टाइप का, ढक्कन टाइप का कवर होता है, जिसको कार्टिलेज का बना होता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या? एपिग्लॉटिस। इसका जो ओपनिंग होता है इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। ट्रैकिया का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग ग्लॉटिस बोल रहे हैं, और ये जो इसका ढक्कन है, लिड है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो होता क्या है, ये जब हम कोई चीज निगलते हैं, व्हेन वी स्वॉलो द फूड, जब हम भोजन को निगलते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल हो या वाटर है, कुछ भी अगर आप निगलते हैं, तो ये क्या होता है? ये ट्रैकिया जो है ये उठ जाता है, और जब ये उठ जाएगा तो ये जाकर के क्या होगा? इस यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। ये क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। और जब क्लोज हो जाएगा तो जो भी भोजन हम लोग निगलेंगे वो सीधे कहां जाएगा? फूड पाइप में। कहां जाएगा? फूड पाइप में, क्योंकि ये क्या हो गया? ये तो बंद हो गया, ये तो क्लोज हो गया, तो सीधे फूड कहां जाएगा? ये आइसोफेगस में।
यानी ये सिस्टम आपका है, ये जो एपिग्लॉटिस है, ये क्या करता है, ये ट्रैकिया को ओपन और क्लोज करता है। ये क्लोज कब करता है, जब हम कोई चीज सॉल्व करते हैं, यानी निगलते हैं, निगलते समय ये बंद हो जाता है। अब ये जो एयर आपने लिया, जो एयर इनहेल किया, वो यहां से होते हुए आपका साउंड बॉक्स में जाती है। ये लैरिंक्स जो होता है, यहाँ पे वोकल कार्ड्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन से ही आप जानते हो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो लैरिंक्स होता है, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो इसी लैरिंक्स से प्रोड्यूस होता है, और वहां पे वोकल कार्ड्स होते हैं, वही साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब यहां से ट्रैकिया, ये श्वसन नली है, इसमें एयर जाएगी और बाहर भी आएगी। तो दिस प्रोवाइड द पाथवे टू एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी यहीं से हवा जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। तो ये जो ट्रैकिया है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे सी शेप का जो स्ट्रक्चर है, ये दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज का बना हुआ सी शेप स्ट्रक्चर है, ये जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से इसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। This C-shaped structure that is made up of cartilage, it prevents to collapse the trachea. ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, सिकुड़ने से इसको क्या करते हैं, ये उसको रोकते हैं, बचाते हैं, सेफ रखते हैं। तो यहाँ अब ये ट्रैकिया जो श्वसन नली है, that is about 21 centimeter long and the diameter of trachea is about 2.5 centimeter। यानी जो ट्रैकिया है, श्वसन नली है, इसका जो लेंथ अगर हम देखें तो लगभग वही 11 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, डायमीटर जो है इसका, ये डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब यहां से जब एयर आती है तो ये जो टू पार्ट्स में ट्रैकिया फर्दर आगे डिवाइड हो गया है, जिसको हम लोग कॉमन रूप से ब्रोंकाई कहते हैं, और अलग अलग जो है सिंगुलर में हम कहेंगे इसको ब्रोंकस। ये पार्ट में डिवाइड हो गया, ये लंग्स में एंटर करता है, ये लेफ्ट लंग हो गया, राइट लंग हो गया, ध्यान रखना आपको। तो ये जो लंग्स में गया, जब ये लंग्स में जाता है तो ये कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, यानी बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। यानी ये ट्रैकिया डिवाइड हुआ किसमें, ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकस जो लंग्स के अंदर बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। और ये जो आगे देखेंगे आप, ये जो ब्रोंकियोल्स है, इसमें बहुत सारे जो हैं ये इस तरह से वैस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, कॉमन रूप से अगर बहुत सारे हैं इसको बोलेंगे एल्वेलाई, अगर एक है, एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसको बोलेंगे एल्वेलस। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो सरफेस एरिया है, इसमें क्या होता है, ये जो एल्वेलस होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो रक्त नलिकाएं होती हैं, वो यहाँ पे फैली होती हैं, और यहीं पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो लंग्स है, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये लंग्स में जो है, ये जैसे ही ये ब्रोंकियोल्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है ये एल्वेलस में पहुंचती है, एल्वेलस में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो बहुत पतली पतली होती हैं, और वहां पे ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब होता है, और वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हीमोग्लोबिन इज अ ग्रीन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ये क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में Hb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन ये क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है, दैट इज रेड कलर, क्योंकि ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है, और हीम मींस होता है आयरन। हीम मींस क्या होता है, आयरन, यानी आयरन आप जानते हो आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। तो ये आयरन से बना होता है। आप देखोगे इसको जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे केमिस्ट्री में 12th में, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसका सेंटर पार्ट होता है Fe।
तो ये आयरन से बनता है, इसीलिए लोग देखते हैं जिनको भी ब्लड की कमी होती है, जो एनीमिया होता है, तो लोग कहते हैं भाई आयरन की कमी है तो आयरन की टैबलेट्स खाते हैं या सिरप लेते हैं या ऐसे फूड लेते हैं जिसमें आयरन होता है। तो आयरन जब बॉडी में जाएगा तभी हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, यहां से जो ब्लड कैपिलरीज है, जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां से जाएगा वापस किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है या हार्ट में जाएगा और वहां से पूरे बॉडी में जाएगा। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि अगर हम आपसे कोई पूछता है कि भाई ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड में ब्लड करता है, तो ब्लड में कौन करता है, तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को वापस लेकर के जाएगा हार्ट में, और हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को तो ये पूरे बॉडी में जाएगा, सभी सेल्स में जाएगा। और जब ये सेल्स में जाएगा तो वहां पे जो सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में केमिकल रिएक्शन होता है, यानी जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। किस फॉर्म में होती है, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में होगी, ATP के फॉर्म में होगी। तो यहां पे ध्यान देना है, ये जो जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है, रिब्स जब करती हैं तो ये डायफ्राम जो होता है ये फ्लैट हो जाता है, यानी खिंच जाता है नीचे की तरफ। और तो लंग्स जो में एयर जो है, क्योंकि आप जानते हो जो एयर का जो फ्लो होता है इट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, अब हायर प्रेशर होगा, अगर लंग्स में हायर प्रेशर है, आप सोचो लंग्स में अगर हायर प्रेशर है तो इसका मतलब एयर क्या होगी, बाहर जाएगी। अगर लंग्स में लो प्रेशर है तो इसके अंदर एयर एंटर करेगी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम है, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये रिब्स के थ्रू जो है, क्योंकि आप देखो जब आप सांस लेते हो तो आपका जो रिब्स है ये सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, और इस प्रेशर के डिक्रीज इंक्रीज होने से ही यहाँ पे हमारे लंग्स में एयर जो है वो आती है, यानी यहाँ पे इनहेल होती है और फिर एक्सहेल होती है, बाहर निकलती है। अब ये जो ऑक्सीजन है जो कि हमने कहा 21% है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, वो पूरे बॉडी में जाएगा, सभी सेल्स में जाएगा, और सेल्स में जाकर के ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ये वाटर फॉर्म होगा, और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है, ये केमिकल रेस्पिरेशन है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों ने शुरू में डिफाइन किया था कि रेस्पिरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड पार्टिकल्स। तो ये रेस्पिरेशन है। अब इसको भी हम लोग जब हायर क्लास में देखेंगे तो ये रेस्पिरेशन जो होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, इसमें फर्स्ट पार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, यानी कई पार्ट में होता है। ये जो रिएक्शन है ये ऐसे सीधा आपको दिख रहा है, लेकिन ये कई पार्ट में होता है। यानी पहला जो पार्ट होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज आपका है ये 2 मॉलिक्यूल्स में पायरुविक एसिड, पायरुवेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसमें ब्रेक डाउन होता है इसका। तब फिर सेकेंड ऑप्शन होता है
पायरूवेट यानी ग्लाइकोलिसिस, फिर सेकेंड जो प्रोसेस होता है वो होता है पायरूवेट ऑक्सीडेशन। पायरूवेट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे ध्यान देना है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां से पायरूवेट ऑक्सीडेशन होगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी जब ये क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ये कोएंजाइम ए बनता है, कोएंजाइम ए जब बनेगा तो उसके बाद वो आगे जाएगा, फिर वो हाइड्रोजन यानी H+ आयन यानी प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा और फिर वाटर फॉर्म होता है। यानी पहले इसका ब्रेकडाउन होगा तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और यहाँ पे H+ आयन बनेंगे। ये H+ आयन यानी प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, कोएंजाइम ए जो बनता है, फिर वहां जाकर के ये वाटर फॉर्म होगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यानी जो पहले ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है और लास्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यानी ये जो ये रिएक्शन है ये 4 पार्ट्स में होता है। तो इसको आप लोग इंटर में हायर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल आपको रेस्पिरेशन देखना है, इसका डायग्राम देखना है और आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि व्हाट इज एल्वेलाई, एल्वेलाई क्या है। तो दीज आर एयर सैक्स, दीज आर एयर सैक्स हैं। ये क्या है, एयर सैक्स हैं वेयर एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लड, और किसके द्वारा एक्सचेंज होते हैं, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड के द्वारा। तो ये जो एल्वेलाई हैं ये क्या है, एयर सैक्स हैं। एयर सैक्स है, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, कमरे हैं, छोटे छोटे चैम्बर हैं जहां पे ऑक्सीजन ब्लड में मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से आ रही है कहां पे, इन एयर सैक्स में, और फिर यहां से कार्बन बाहर निकल रही है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किसका रोल है, किसका क्या यहाँ पे फंक्शन है, वो उसके बारे में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो अदर आपके एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता